नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचार। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए शुरू की गई एक नई योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने रविवार को कृषि अवसंरचना कोष यानी कि किसानों के लिए किस तरीके से उनके इक्विपमेंट को लेकर जो लोन ऋण की सुविधा है वो ज्यादा आसानी से मिल सके, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड वाली स्कीम को लॉन्च किया। समझेंगे इसका दायरा क्या है और किसान किस तरीके से इसका लाभ ले पाएंगे। सरकार ने इस स्कीम को जब लॉन्च किया है तो उसका मकसद क्या है और किस तरीके से इसे जमीन पर लागू करेंगे, और साथ ही इसके जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर में और किसानों पर क्या फर्क की उम्मीद है, किस तरीके के बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विवेक अग्रवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ A.K. भट्टाचार्य सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार और एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से, सर स्वागत है। हमारे साथ प्रेम एस वशिष्ठ साहब हैं, जो फॉर्मर डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर से, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में विवेक जी आपसे करना चाहूंगा कि अगर मैं सबसे पहले इस स्कीम को मोटे तौर पर समझूं, क्या ये स्कीम है, क्या इसका दायरा है और किस तरीके से मैं कहूं कि किसानों को इससे मदद की उम्मीद सरकार कर रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी बनाई गई है जो 1 लाख करोड़ की है, जिसका लॉन्चिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल किया था। इस फैसिलिटी का मेन मकसद ये है कि जो किसानों की उपज आती है उसके लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने और साथ में किसानों को अपनी प्रोडक्टिविटी जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स के लिए फंडिंग अवेलेबल हो। ये फंडिंग ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल है जिनका कोई यूजर चार्ज है और जिसका कोई पे बैक है, ताकि अगर लोन से ये पैसा लिया जाए तो उसको चुकाने की व्यवस्था भी हो पाए। इस योजना में जो मेन फीचर्स हैं वो ये हैं कि इसमें 3% ब्याज की छूट मिलेगी अगर लोन लिया जाता है, और साथ में जो भी लोन लेने वाली संस्था है उसको 2 करोड़ तक के ऋण के ऊपर बैंक की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। इस तरह से लोन लेना आसान है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, तो उसका जो कॉस्ट टू फार्मर है, जो उसके सर्विस चार्जेस हैं, वो भी कम होंगे। इस योजना में जो हितग्राही हैं जो इसको ले सकते हैं उसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जो किसानों का ही संगठन होता है, किसानों के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, किसानों के जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, जो मार्केटिंग सोसाइटीज हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, या जो निजी निवेशक हैं, खासकर अगर किसान खुद अपने फार्म गेट पे या कुछ अन्य किसानों के साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उद्यमी के रूप में वे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों के स्टार्टअप हैं वो भी इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके लिए वो जो स्मार्ट एंड प्रिसीशन फार्मिंग है उसके लिए अगर वो इनिशिएटिव लेते हैं उसकी फंडिंग हो सकती है। स्टार्टअप्स को वेंचर डेट की आवश्यकता होती है, उसकी फंडिंग हो सकती है। अगर कोई ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाता है या ई ट्रेडिंग पॉइंट बनाता है उसकी फंडिंग इस फंड से हो सकती है। और इस फंड की विशेषता यह है कि ये टॉप अप स्कीम है। अगर कोई ऑलरेडी किसी स्कीम में कोई लाभ मिल रहा है या कोई सब्सिडी है, उसके अतिरिक्त इस स्कीम में भी उस योजना के लिए लाभ मिल सकता है। जैसे साथ ही स्कीम के नाबार्ड ने अपनी एक योजना शुरू की जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको 3% रीफाइनेंस पे हम ऋण उपलब्ध कराएंगे। 1% का स्प्रेड जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है वो लेंगे, तो 4% ब्याज पे जो वो राशि देंगे उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट सब्सिडी इस योजना से मिल जाएगा, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना है। तो वास्तव में जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको केवल 1% ब्याज की दर पर, जो प्रति वर्ष की ब्याज दर है, उसके ऊपर फंड्स अवेलेबल हो गए हैं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने फंड की शुरुआत की उसके साथ ही करीब 2282 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को देश भर में 1128 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत हुए, जिससे उन्होंने भंडार गृह बनाने का तय किया। उन्होंने मॉडर्न वेयर हाउसिंग के अलावा सूचना केंद्र, ई मार्केटिंग पॉइंट, ऐसी सुविधाएं जिससे किसानों को न केवल पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके
बल्कि मार्केटिंग की सुविधाएं भी मिल सके, जिससे वो डिस्ट्रेस में जो किसान सेल करता है, क्योंकि अगर उसको पैसे की आवश्यकता है तो वो इंतजार नहीं कर पाता, उसको जाके अपनी फसल बेचनी पड़ती है चाहे कम दाम पे बिके, वो आवश्यकता ना हो। किसान फसल को होल्ड कर सके, किसान फसल की सॉर्टिंग ग्रेडिंग करा के उसकी कीमत में बढ़ोतरी कर सके और जो बेस्ट प्राइस किसान को मिल सकती है उस पे वो बेच सके। ये सब तरह की जो कार्रवाई है वो इस फंड के अंतर्गत आ पाएगी। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं दूसरे पैनल से पास, उससे पहले दो क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। पहला ये कि यहाँ पर जो भी संस्था या इंडिविजुअल किसान इस स्कीम का लाभ लेना चाहता है, बैंक गारंटी की जरूरत होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्या वो सरकार की ओर से होगी? और दूसरा कि इसमें क्या कोई फिक्स टाइम बाउंड मैं कहूं कि स्कीम ये रहेगी, या फिर ये लॉन्च के साथ है कि इसका दायरा भी ओपन है? जो जब ऋण लेते हैं तो बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है। इस योजना में 2 करोड़ के तक के ऋण के ऊपर बैंक कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं मांग सकता है। बैंक की जो सिक्योरिटी की गारंटी है वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के थ्रू आती है। उस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की जो फीस है वो भारत सरकार की योजना से आएगी। तो इसका मतलब यह है कि जो लोन लेगा उसको किसी प्रकार की अपनी भूमि को या अपनी किसी और असेट को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी, सिक्योरिटी भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी। और इस स्कीम का जो दायरा है वो ये है कि टारगेट हमें दिया गया है कि हमें 4 साल में ये फाइनेंसिंग पहुंचानी है। पहला साल जो अभी करंट ईयर है उसमें 10,000 करोड़ तक की फाइनेंसिंग हमें करनी है और अगले 3 सालों में 30,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की फाइनेंसिंग करनी है। तो इस करंट ईयर को मिला के 4 साल के अंदर अंदर हमें ये पूरे प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने हैं भारत वर्ष में और इनका फंडिंग हमें करना है। तो ये स्कीम में जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो 7 साल तक मिलेगी। जब लोन स्वीकृत हो जाएगा उसके 7 साल तक ये सब्सिडी मिलती रहेगी और ऋण की सब्सिडी भी 2 करोड़ तक के ऋण तक सीमित है। अगर किसी ने 5 करोड़ तक का ऋण लिया है तो 2 करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी, उसके बियॉन्ड सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अगर 2 करोड़ तक के अंदर ऋण है तो फिर उसको पूरी सब्सिडी इस योजना में मिलेगी। ओके वशिष्ठ सर, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर और किस तरीके की नीड है और मौजूदा जो दौर है इसमें किसान को क्या चाहिए, इस स्कीम का जो दायरा है और जो टारगेट मैं कहूँ सेट किया गया है, इसे कैसे देखते हैं और कितनी लाभकारी नजर आती है स्कीम उन किसानों के लिए जो कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिहाज से बहुत ही क्रूशियल कहे जाते हैं? अभी भारद्वाज साहब ने बहुत ही एक्सेलेंट वे में समराइज किया ये, तो मैं इसमें ये थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि ओवरऑल फिलॉसफी अगर आप देखें तो ओवरऑल फिलॉसफी स्टार्ट हुआ था कि फार्मर्स का इनकम डबल करना है और उसके लिए क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें चाहिए। तो पहले तो सरकार ने ऑलरेडी कुछ स्टेप्स लिए हैं जो रिफॉर्म किए हैं, जैसे APMC वाला किया है, वन नेशन वन मंडी का किया है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ की बात की है और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में सुधार वगैरह किया है। तो इसको इस फिलॉसफी के अंदर देखते हुए ये बहुत आवश्यक हो गया था कि जो नेक्स्ट स्टेप हो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। और सेकंड ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो छोटा किसान के लिए कोई माध्यम चाहिए, उसके लिए वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो ये फिलॉसफी है कि वो किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ होगा। तो लाइक FPOs हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स हैं, जैसे कि भारद्वाज साहब ने बताया। ये इंस्टीट्यूशन से जुड़ने के बाद उसकी एक स्ट्रेंथ आती है, उसको एक इंस्टीट्यूशनल बैकिंग मिलती है। तो ये इस फिलॉसफी में अब सबसे अधिक आवश्यकता थी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा। ये उस फिलॉसफी का पार्ट है जो माननीय प्रधानमंत्री ने कल लॉन्च किया है कि इसमें जो लोन चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल फार्मर को चाहिए या टेक्नोलॉजी ग्रुप को चाहिए ना, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है कि इंडिविजुअल स्टार्टअप्स अगर हैं, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक माध्यम है या एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस सारे स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो दैट मीन्स दिस स्कीम इज ओपन टू न्यू आइडियाज। एक सिर्फ एक इंडिविजुअल फार्मर से केंद्रित नहीं है। तो मैं उसको रिपीट करूंगा, इंस्टीट्यूशन से फार्मर को जोड़ना,
उसमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए एक दायरा बनाना और जो एग्रीप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए एक सिस्टम को ओपन अप करना, मेरे हिसाब से ये बहुत ही अहम स्टेप लिया गया है। अब जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ये सारा लोन उनको मिलेगा, सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, 2 करोड़ तक का, उसमें उनको कोई गारंटी अपनी नहीं देनी होगी। तो ये बड़े मुद्दे हैं जिसको आप एक इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं रिस्क शेयरिंग थिंग। सो बेसिकली आप रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस का और इंडिविजुअल फार्मर का और एग्रीप्रेन्योर्स का थ्रू सबवेंशन ऑफ इंटरेस्ट जो 3% आप कर रहे हैं। और 2 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए आप एनकरेज कर रहे हैं कि उस तरह के प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वायबल हों। जो अभी तक मेजर प्रॉब्लम रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं हो पाते हैं। तो उनको आपने एक गारंटी के तहत दिया, उनको गिरवी नहीं रखना है अपने एसेट्स, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रहा है, उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है, और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डेवलप होगा उससे फार्मर जुड़ेगा। तो वो जो सपना था 1 नेशन 1 मंडी, तो फिलॉसफी वहाँ से आ रही है कि फार्मर को क्या आप 1 नेशन 1 मंडी के तहत फाइनल कंज्यूमर से या बायर से लिंक कर पाएंगे और वो क्या अपने को मॉडर्नाइज कर पाएगा। तो ये फिलॉसफी के अंतर्गत एक फ्रेमवर्क फिट होता है। तो एक बड़ा अहम एग्रीकल्चर में हमेशा से कहा जाता है और एक्सपर्ट की राय रही है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी और प्राइवेट सेक्टर इसके लिए आता हुआ नजर नहीं आया है। इस पूरे की पूरी, अगर मैं स्कीम को गलत नहीं समझ रहा हूं, तो उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप्स को प्रोत्साहित करना, और जो रिस्क फैक्टर था उसको सरकार अपने पाले पे खड़ा करके या अपने पास लेकर के लोगों को आगे लाना चाहती। किस तरीके से ये बदलाव, बड़ा बदलाव मैं कहूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ला सकती है स्कीम? देखिए, 2 तरह की बदलाव की हम आशा इस वक्त हम कर सकते हैं। जो पहला जो बदलाव जो मैं देख रहा हूँ वो है कि अभी तक की जो ज़्यादातर नीतियाँ हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर आई हैं, वो नीतियाँ ज़्यादातर कृषि क्षेत्र में जो प्रोडक्शन में जो ज़रूरतें थी उसके ऊपर केंद्रित थी। मुझे लग रहा है कि ये जो अभी जो स्कीम जो चालू किया गया है, वो फोकस जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद किसान उस अपने फसल को क्या करेगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देने का एक पॉलिसी का एक शिफ्ट है। वो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी शिफ्ट था, क्योंकि किसान अपना फसल तो बोता है, फिर उसकी फसल की आ जाते हैं मार्केट में, आ जाता है मार्केट में जाकर वो कैसे बेचता है, किस तरह से वो अपनी रिकवरी करता है, उसके ऊपर अभी तक उतना फोकस नहीं था। मुझे लग रहा है कि इस स्कीम से, एफपीओ के ज़रिए से, स्टार्टअप के ज़रिए से, मार्केट के साथ लिंकेज करने से मैं समझता हूँ कि जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं फार्मर्स की, उसको ऊपर काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। पोस्ट हार्वेस्टिंग की जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है उसमें ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। और दूसरी बात जो जिसकी आपने जिक्र की वो है कि हमारे एग्रीकल्चर में अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी समस्या पिछले कई दशकों से आ रही है कि अगर आप देखें 1980 के दशकों में जो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता था, उसका अगर आप जीडीपी में इन्वेस्टमेंट का शेयर देखते हैं वो करीबन 11% होता था। वो आकर कम होकर 7% से कम आ चुका है। और हम जब तक कृषि की पूरी एक सामग्रिक एक उन्नति हम नहीं देखेंगे, जब तक हम ये इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा सकें कृषि में, जिससे कि जो कृषक जो है, जो किसान जो है, वो ना कि वो सिर्फ फसल उगाए, पर फसल को उगाने के बाद वो किस तरह से वेयर हाउसिंग के फैसिलिटीज से, फाइनेंसिंग की फैसिलिटी से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फैसिलिटी से, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की जो शिथिलता जो आई है उससे, उसके हेल्प लेते हुए वो मार्केट में जाकर अपना जो फसल जो है वो मार्केट में बेच सके और अपनी आमदनी पूरी कर सके। मेरा फाइनल अंतिम पॉइंट इस चरण में ये होगा
कि ये जो स्कीम जो लाया गया है इसकी सफलता काफ़ी तौर से मैं समझता हूँ जो 3 जो नीतियाँ अभी बदली गई थी वो है आपकी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा है कि इंटरस्टेट ट्रेडिंग। ये तीनों जो नीतियों का परिवर्तन किया गया था मैं समझता हूँ इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम इस वक्त कृषक को, किसान को इन्वेस्टमेंट इस चीज़ों में, ये पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में सफलता अर्जन करा सकें तो मैं समझता हूँ ये तीनों जो नीतियों की पॉलिसी की जो अमेंडमेंट की गई थी उसकी सफलता इसके साथ जुड़ी हुई है। तो हमें ये कल का जो नीति जो अनाउंस किया गया उसको हमें एक सामग्रिक, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में देखना पड़ेगा। किस तरह से कृषि क्षेत्र में हम ना ही कृषि के पहले पीएम किसान से हम किसान को पैसा दे रहे हैं कि जिससे कि भाई वो अपना पैसा जो बो सके, पर ये भी हम देख रहे हैं शायद कि किस तरह से वो किसान फसल उपजाने के बाद वो किस तरह से उसकी सफल मार्केटिंग कर सके। मैं समझता हूँ कि ये एक सर्कल था, वो शायद ये सर्कल अभी पूरा होने की तरफ जा रहा है। अवैध जी, ये बहुत महत्वपूर्ण दिखता है क्योंकि इससे पहले जो सरकार की नीतियां रही और उन्होंने दशकों तक फोकस किया है प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर। हाल के कुछ वर्षों में हमने इस फोकस को चेंज किया है कि आफ्टर प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट और वैल्यू एडिशन, और शायद वही की है, वो कुंजी है किसानों की आय को दोगुना करने या उनकी आय को बढ़ाने को लेकर। इस नई स्कीम के साथ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर आप लोगों ने चूज किए जहां पर ज्यादा फोकस रहने वाला, कुछ स्टेट आप लोगों ने इस तरीके से चूज किए हैं, और दूसरा कि किस तरीके से स्टेट इसमें सहयोग करेंगे और इसको जमीन पर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हम जब देखते हैं किसानों के लिए आई, इंप्लीमेंटेशन के लेवल पर काफी चुनौतियां रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो इस स्कीम का मेन मकसद है, जो मेरे से पहले जो स्पीकर्स बोले उन्होंने भी बहुत सही तरीके से इसको डिफाइन किया कि हमें किसान की आमदनी अगर बढ़ानी है तो जो अब क्रॉप आ रही है जिसमें हम ज्यादातर क्रॉप में अब सरप्लस हो गए हैं, उनका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और उनकी मार्केटिंग अगर अच्छी होगी तो किसान को अच्छे दाम मिलेंगे। इसी को देखते हुए हमने जो फोकस एरियाज रखे हैं उसमें हमने एक तो ये कहा है कि हर जगह पे जो क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप्स हैं उन पे हम कंसंट्रेट करेंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उन क्लस्टर्स में गैप्स कहाँ हैं। अगर कहीं केले की खेती होती है तो अगर वहां पे राइपनिंग चैम्बर्स की जरूरत है, अगर कहीं सिट्रस की खेती है, कीनू है, संतरा है, ऐसी जो फसलें हैं वहां पे वैक्सिंग प्लांट्स की अगर आवश्यकता है, अगर नॉर्मल हमारी ग्रेन्स हो रहे हैं वहां पे अगर हमें फूड स्टोरेज की आवश्यकता है तो साइंटिफिक स्टोरेज और साइलोज की आवश्यकता की पूर्ति हो, अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो रहे हैं और कोल्ड चेन की आवश्यकता है क्योंकि वो पेरिशेबल कमोडिटीज है तो कोल्ड चेन के लिए कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन के लिए रीफर वैन्स, इन सब की व्यवस्था हो। फिर जहाँ पे आपने देखा होगा कि प्याज के भाव बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाते हैं, बहुत कभी सप्लाई बहुत हो जाती है, क्रॉप सीधी मार्केट में आ जाती है और कभी कमी हो जाती है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इरेडिएशन यूनिट्स नहीं है पर्याप्त संख्या में जिससे हम क्रॉप्स को बचा पाए, उनकी फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स को मेंटेन कर पाए। जहां पे उनकी आवश्यकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आए और खासकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आए जिससे जो भारत की बड़ी मार्केट्स हैं, जो नीश मार्केट्स हैं जहाँ पे अच्छी कीमत क्रॉप्स की मिल सकती है, वो एक्सेसिबल हो। विदेशों की वो मार्केट्स जिनको हम अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इरिडिएशन करके हम फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स मेंटेन कर सके और उन मार्केट्स को भी हम एक्सेस कर सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें आइडेंटिफाई करके आएगा। और जहां तक राज्यों का प्रश्न है, जो इम्प्लीमेंटेशन आम है वो राज्य सरकारें ही रहेंगी। तो राज्य स्तर पर एक स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसके मुख्य सचिव राज्य के अध्यक्ष हैं। उसी प्रकार जिला स्तर पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है जिसके जिला कलेक्टर वहाँ के अध्यक्ष हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है नाबार्ड के वो उस कमेटी के सदस्य हैं और उनके साथ लीड बैंक मैनेजर जो बैंक्स के हैं वो इसके सदस्य हैं और बाकी अधिकारी जो जिला स्तर के हैं उनका काम यह है कि वो क्लस्टर आइडेंटिफाई करें और ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहाँ गैप्स हैं जिनको पूर्ति करने से हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है, और वो करेंगे, अपनी कार्रवाई मॉनिटरिंग करेंगे, प्रमोशन करेंगे इसकी। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान रखा है।
हमने एक पोर्टल बनाया है जो agriinfra.dac.gov.in है। इस पोर्टल में जो बेनिफिशियरी है वो सीधा आवेदन कर सकता है। तो अगर मैं कोई लोन लेना चाहता हूं तो मैं उस पोर्टल पे जाऊंगा। हमने पार्टिसिपेटिंग जो बैंक्स हैं उनके साथ MOU किए हैं और लैंडिंग रेट को सीमित कर दिया है। तो बैंक ऐसा नहीं कि जो मर्जी लैंडिंग रेट लगा ले। हमने जो MCLR है उससे 1% से ज्यादा के ऊपर सीमा लगा रखी है। जैसे अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MCLR करीब 6.9% है या 6.9% से भी कम है। तो वो 7.9 या 7.7% से ज्यादा, जो भी 1% अबव MCLR है, उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब अगर 7.5 या 7.8% पे ऋण मिल रहा है और उसके ऊपर 3% की ब्याज सब्सिडी भी मिल रही है, तो जो हितग्राही है वो देख पाएगा कि मैं किस बैंक को अप्लाई करूं, कौन सी ब्रांच मेरे पास नजदीक है, उस बैंक का जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे उस बैंक में अप्लाई करने से जो 3% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलनी है उससे मेरे को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे कितना मॉरेटोरियम पीरियड चाहिए, वो सब निर्णय वो करके अपनी एप्लीकेशन दे सकता है, DPR अपलोड कर सकता है। और बैंकों के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है उनके साथ ये निर्धारित किया है कि वो 60 दिन के अंदर वो अपना फैसला बताएंगे और वो फैसला जो है वो हितग्राही को भी जाएगा और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है और नेशनल लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है उसको भी सूचना मिलेगी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को भी सूचना मिलेगी, NABARD को भी सूचना मिलेगी। तो सभी संस्थाएं ये देख पाएंगी कि कहाँ पे हमें इंटरफेरेंस की जरूरत है और कहाँ पे हमें दखल देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी कुछ प्रोजेक्ट्स को चयनित करती है, प्रमोट करती है, तो वो भी पोर्टल पे अप्लाई करा सकते हैं। जो NABARD का सेटअप है जिसमें उन्होंने रीफाइनेंस की फैसिलिटी जनरेट की है और जिसके अंतर्गत प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऋण दिए जा रहे हैं, उनको हमने कनेक्ट पोर्टल से कर दिया। NABARD उनको सैंक्शन कर रहा है और पोर्टल पे उनकी इंफॉर्मेशन आ रही है, जिससे अब जैसे ही डिसबर्समेंट होगा वैसे ही सब्सिडी जो हमारा पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम है, PFMS का सिस्टम है, उसके थ्रू डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका जो ऋण की सब्सिडी है वो तुरंत उसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड और अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि इम्प्लीमेंटेशन हो और बहुत तेजी से इम्प्लीमेंटेशन। वशिष्ठ साहब, क्योंकि इससे पहले कई बार जो स्कीम्स आई उसमें एक जो मैं कहूँ कि सीमांत किसान या फिर जो ऐसे किसान जिनके पास जोत बहुत कम है, वो इस तरीके से सोचते रहे हैं कि जो भी स्कीम्स आती है वो ज्यादातर बड़े किसान या उसका फायदा वो लोग ले लेते हैं। इस स्कीम के जरिए शायद वो दूरी मिटती हुई नजर आएगी और जो इनोवेशन है या जो मैं कहूँ कि व्यवसाय की तरफ बढ़ना चाहे तो थोड़ा सा रिस्क जिसके अंदर कैपेसिटी है वो इसका लाभ ले सकता है और इससे सभी किसान जो है उसके दायरे में नजर आए। नहीं जी, आपने ठीक कहा कि अभी तक जो शेयर मार्जिनल फार्मर्स का टोटल क्रेडिट में है वो काफ़ी कम था और ये एक प्लेटफॉर्म है कि जो बहुत ही ट्रांसपेरेंट है कि जब भी उन्होंने अभी सर ने एक्सप्लेन किया कि जो रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी इसकी वो बड़े ही ट्रांसपेरेंट वे में होगी। तो दो चीज़ें इसमें अहम हैं कि एक छोटा फार्मर भी अपने को किसी इंस्टीट्यूशन से जोड़ सकता है, प्रोविजन उसके जोड़ने से उसको एक्सेस टू टेक्नोलॉजी मिलेगी और सबसे बड़ी चीज़ है जो आप एक सेंटेंस में समराइज करते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब उसको पता लगेगा मुझे कहाँ जाना है, किससे मुझे कांटेक्ट करना है, किस संस्था के साथ जुड़ना है, कहाँ से लोन लेना है, तो उसको टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, इंफॉर्मेशन भी मिलेगी और अपने मार्केट का एक बड़ा उसको नॉलेज होगी। और सेकंड पॉइंट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मैं अभी देख रहा था कल के लिटरेचर में कि स्कीम को बाकी सेक्टर से इंटीग्रेट किया गया है। तो चाहे वो बी कीपिंग है या फिशरीज है या लाइक पेरिशेबल कमोडिटीज़ की प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में आती है जो पेरिशेबल गुड्स हैं, उसमें भी एक छोटा फार्मर अपने को लिंक कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है ट्रांसपेरेंट वे में जो किया जा रहा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है और जैसे अभी बताया सर ने कि सारी चीज़ें पोर्टल पर हैं, वो अपने को उन चीज़ों से जोड़ सकता है। एक चीज़ मैं 1 मिनट में अभी समाप्त करना चाहूँगा कि अभी तक ज़्यादातर फोकस रहा है डोमेस्टिक मार्केट पर
इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस स्कीम में लाई गई है कि हमको इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव होना है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और कॉम्पिटिटिव आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप ग्लोबल नॉर्म्स को पास नहीं करेंगे, और जब तक आप नई टेक्नोलॉजी नहीं लाएंगे, कॉस्ट रिडक्शन नहीं करेंगे। तो आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है हमारे एग्रीप्रेन्योर्स को और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स को और जो फार्मर से जुड़े होंगे, कि आप लोग ग्लोबल लेवल पर कंपेटिटिव होना है, स्पेशली जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और फोर्टिफाइड फूड, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, ये एरियाज ऐसे हैं जहां पर हमको एक बड़ा लीड मिलेगा, और इंस्टीट्यूशन के जरिए वो छोटे छोटे फार्मर भी इससे जुड़ सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि एक ट्रेड एस्पेक्ट को जो लिंक किया है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। भट्टाचार्य सर, आखिर में एक छोटा सा कमेंट मैं चाहूंगा कि किसान मेहनत करना जानता है और उसने प्रोडक्शन को बढ़ाकर भी दिखाया, लेकिन व्यवसायी बनने के लिए थोड़ा सा उसे हुनर चाहिए होगा, और इन स्कीम्स के जरिए टेक्निकल सपोर्ट जो है उसकी जरूरत शायद अब पड़ेगी फ्यूचर में। जरूर, ये जरूर उनको करना चाहिए, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं संक्षिप्त में कहूँगा कि 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। अगर देखिए, अगर फार्मर्स की इनकम आपको डबल ही करना है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फार्मर्स की ओवर डिपेंडेंस ऑन लैंड, वो हमें घटानी होगी। इस वक्त अगर आप देखते हैं तो हमारे देश में करीबन 42% हमारी पूरी एम्प्लॉयमेंट की जनसंख्या जो है एम्प्लॉयड, वो कृषि के ऊपर निर्भरशील है, हालांकि वो हमारी जीडीपी के सिर्फ 15% भी नहीं देती। तो अगर हम चाहते हैं कि कृषि की जो उत्पादकता बढ़े और इनकम बढ़े, मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट लोड जो है वो घटाना होगा, और वो तभी घटेगा जब हम ये जो पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज में जाकर उसको इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर उनकी मार्केटेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और उनको नॉन वीट और नॉन राइस कैटेगरीज में क्रॉप को उगाने की और भी इंसेंटिवाइज करेंगे। क्योंकि जो काफ़ी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अगर आप और भी जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उसमें आप डाइवर्सिफिकेशन में काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा। मैं समझता हूँ ये सारी जो स्कीम जो है ये एक तरफ से इंकरेज करेगी हमारी कृषि को और भी समर्थ होने के लिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ये समझाने के लिए खासतौर पर कि असल में ये जो नई स्कीम है ये कैसे किसानों की और खेती की तस्वीर को बदल सकती है भविष्य में, और कैसे किसान आत्मनिर्भर होकर अपनी आय को बढ़ा सकता है। आज के बाद इतना ही। नमस्कार।